हाय, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। बच्चों, पहले एक बार डाउट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पुराना होमवर्क दे रखा था, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, तो लोगैरिथम्स के बच्चों पहले एक बार डाउट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट किसी को? सर एक सेकंड रुको। क्वेश्चन 1 से 5 लोगैरिथम्स वाली शीट में 1 to 5 में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। हो गए सारे? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, नाउ इफ यू हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6 to 8 तो पूछ सर लीजिए। क्वेश्चन 6 में मेरा सर एक ही आंसर आ रहा है और आंसर की मैं 2 दिए थे। क्या बताऊं, गलती क्या करी वो बताऊं या सॉल्यूशन सॉल्व बताऊं? करके बता दो। पूरा सॉल्व करके, या ये बता दूं गलती कहाँ करी है आपने? यस सर, आप ये बता दो। चलो, तो गलती आपने जो करी है वो ये है कि आपने इसको जब दोनों तरफ क्या लॉग स्क्वायर एक्स की टर्म कैंसिल करिए। सोल्यूशन चेक करो अपना। लॉग स्क्वायर एक्स इंटू समथिंग इज इक्वल टू लॉग क्यूब एक्स इंटू समथिंग, ये फॉर्म बनी होगी। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या आपने बिना सोचे लॉग स्क्वायर एक्स कैंसिल सर कर मैंने दिया? तो है ना, ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले गया नहीं, इधर लेकिन की। डिनोमिनेटर में तब ले जा सकते हैं जब ये वैल्यू 1 0 के बराबर ना हो। अच्छा। तो है ना, समझ में आई बात? तो हाँ। एक ऑप्शन आपको कि ये जब राइट साइड जीरो हो जाए, अगर आपने कुछ डिनोमिनेटर में भेजा है तो राइट साइड जीरो नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 वाला सोल्यूशन आपसे छूट गया होगा। यस सर। तो समझ में आया क्यों छूटा? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे राइट साइड जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा। नंबर 6 में जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मतलब क्योंकि हम इतने समय से ये क्वेश्चन देखते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जो डाउट होता है वो ये होता है कि भाई हमने इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया, log क्यूब एक्स अपॉन, सबको log 10 में चेंज कर देते, बेस 10 में, log 3 log 4 log 5 इज इक्वल टू log स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन log 3 इंटू log 4 प्लस 1 अपॉन log 4 इंटू log 5 प्लस 1 अपॉन log 3 इंटू log 5, ये फॉर्म आ जाती है। और फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट अ मिस्टेक कि log स्क्वायर एक्स और log x एक ये कैंसिल कर दो, ये गलत है। दिस स्टेप इज इनकरेक्ट। द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग इज यू हैव टू मेक, या तो सब चीजों को हमेशा लेफ्ट साइड में ले आया करो। जब भी आप इक्वेशन या इक्वेशन सॉल्व करें, कोशिश करिए कैंसिल ना करिए दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में, हमेशा लेफ्ट साइड पे चीजों को ले आओ। ये एक बहुत कॉमन सी एरर होती है जो बच्चों से हो जाती है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, log x अपॉन log 3 इंटू log 4 इंटू log 5 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 अपॉन log 3 इंटू log 4 इंटू log 5, दिस इज जीरो। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी कि log स्क्वायर एक्स इज जीरो और दिस क्वांटिटी इज जीरो, मतलब log x इज इक्वल टू log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। ये दो ऑप्शन आएंगे। ये वाला सोल्यूशन जनरली सबसे आ जाता है, कुछ बच्चों से ये वाला मिस हो जाता है, मतलब दिस गिव्स यू अ सोल्यूशन x इक्वल टू 1। यस सर, मेरा राइट वाला ही आया था। हाँ, वो राइट वाला ही सबका आता है, ज्यादातर बच्चों का राइट वाला ही आता है, वो लेफ्ट वाला मिस होता है। उसका एक रीजन ये होता है कि भाई आपने दो तरफ कैंसिलेशन कर दिया। तो ये गलती आगे भी ध्यान रखना, इसको नोट करके रख लो कहीं पे, कि जब भी हम इक्वेशन या इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम दोनों तरफ वेरिएबल कैंसिल नहीं करेंगे। हम सब चीजों को लेफ्ट साइड पे लाके उस वेरिएबल को कॉमन लेंगे और दो केसेस बनाएंगे। ये नियम याद रखिए आप। बस ये गलती होती है, वो जल्दबाजी में हो जाता है, प्रेशर में, कि कैंसिल कर दिया। और सर मैंने वो एलएचएस को आरएचएस से डिवाइड कर दिया था, उसका आपने क्या रीजन बताया था? भाई जीरो से डिवीजन नहीं हो सकता, यू कैनॉट डिवाइड मैथमेटिकली बाय जीरो। तो अगर राइट साइड जीरो ना हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन राइट साइड जीरो हो जाए तो डिवाइड नहीं कर सकते। अब राइट साइड जीरो कब होगा? एक्स इक्वल टू 1 पर। यस तो सर। एक्स सर इक्वल टू, जीरो से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, आंसर जीरो आ जाए। नहीं नहीं, अरे जीरो से कैसे डिवाइड करोगे? मैथ्स में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी।
अच्छा अच्छा, वो LHS 0 आ जाए ऐसा बोल रहा हूँ। LHS 0 वो x को 0 अपॉन भी मैथ्स में अगर आपने 0 से इसको डिवाइड कर दिया है तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, भले ही न्यूमरेटर में 0 हो चाहे ना हो। अ फ्रैक्शन अच्छा कैन नॉट हैव 0 इन द डिनोमिनेटर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में 0 है या नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक और किसी में डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। बाकी लोग भी बेटा देख लो, अगर काम नहीं कर रहा है तो बच्चों बहुत गलती कर रहे हो आप लोग। जब तक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन हो ना हो अलग इशू है, लेकिन क्वेश्चन करने जरूरी है। डाउट्स आप पूछिए, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस तो फिर ये साइंस सब्जेक्ट्स बेकार है सब। मतलब इवन इनफैक्ट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, और मैथ्स इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने का बेसिक नियम होता है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इफ यू आर नॉट डूइंग दीस थिंग्स तो फिर वो साइंस सब्जेक्ट आपको पकड़ में नहीं आएंगे। मतलब इंजीनियरिंग में घुस भी गए तो यार अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे, फायदा क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। हर जगह पे आप चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, कुछ भी दो, ये बेसिक चीजें हैं जो 11th 12th की है, हर जगह पे पूछी जाती है, चाहे कैट का एग्जाम हो, कहीं पे भी। तो मैथ्स में तो विदाउट प्रैक्टिस यू विल बी लाइक लॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और अभी कोर्स शुरू है, अभी से हैबिट रखिए कि हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ईमानदारी से। होमवर्क को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 20 क्वेश्चन का होमवर्क है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि 5 5 क्वेश्चन डेली करेंगे। अच्छा, और बच्चों देखो 15 तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। 9 से 15, क्वेश्चन नंबर 9 to 15 कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 to 15 कोई डाउट है? ऑलवेज कीप योर होमवर्क कॉपी इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चंस देखते रहिए, कौन सा आपको डाउट पूछना है उसको पूछे, खत्म करिए। 9 to 15 में कोई डाउट है किसी को? अच्छा चलो, फाइनली फिर क्वेश्चन नंबर 16 to 20। सर 18 19 और 20 तीनों ही नहीं आए। तीनों ही नहीं है? नो सर, सर बहुत बार ट्राई कर लिया था, चलो कोई नहीं, दो दो तीन तीन बार। देखते हैं। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं एक स्टेज तक सॉल्व कर दूंगा, जब आपको लगे कि हो जाएगा तो मुझे बता देना, ओके सर। है ना, उससे टाइम नहीं खराब होगा फिर अपना। तो अगर आपको लगता है कि सर हाँ इस स्टेज के बाद तो हम कर लेंगे, तो फिर मुझे बता देना आप वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपने कहा 18th 19th और 20। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18th। 18th कहता है कि log 45 to the base 3x is equal to log 40 root 3 to the base 4x. You have to find the characteristic of log of x cube. Now that is same as 3 log x to the base 7। इस नंबर का बेस 7 में कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं x की वैल्यू पता चल जाए तो अच्छी बात है। तो दिस कैन बी रिटन एज log 45 upon log 3x is equal to log 40 root 3 upon log 4x, which is same as, यदि हम log x को थोड़ी देर के लिए t मान लें तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो log और 2 times log 3 plus log 5 upon log 3 plus log x। इसको लिख सकते हैं हम 40 root 3 ना, तो दिस विल बी हाफ log 3 plus log 40। log 40 is 2 log 2 plus 1 upon log 4 plus log x। अच्छा सर, मैं बस हो गया सर, अब तो वैल्यूज पुट करके निकालूंगा। अब यहाँ से log x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, सर मतलब वो तो मैं है ना डायरेक्ट कर रहा था कि x की बेस में लेके जाके उसको सॉल्व करके। नहीं नहीं, अब इसको मान लो तो ये बन जाएगा 2 log 3 plus log 5 into 4 plus t,
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू हाफ log 3 प्लस 2 log 2 प्लस 1 इंटू t प्लस log 3, मतलब सॉरी यहाँ बच्चों log 4 आएगा, सो सॉरी, दिस इज log 4, तो यहाँ पे आएगा log 3 प्लस t, विच इज सेम एज, अच्छा इसको बच्चों आप लिख सकते हो 2 टाइम्स log 3, 5 को लिख सकते हैं 10/2, तो दिस विल बी 2 log 3 प्लस 1 माइनस log 2 इंटू t प्लस log 4 इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हैं हाफ log 3 प्लस 1 प्लस 2 log 2 इंटू log 3 प्लस t। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यहां से t की वैल्यू निकल आएगी, you'll find the value of t from here, t मतलब log x पता चल गया। अब ध्यान रखना आपको log x की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो आपको उसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालने से, मान लो अगर log x की वैल्यू आती है 3 पॉइंट समथिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज 3, तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है ना। द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ x, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x क्यूब टू द बेस 7। तो अब ये बताओ यहाँ से एक बार और ट्राई करना चाहोगे, नहीं होगा तो मैं फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ एक बार यहाँ से और ट्राई करके आप देख लो क्वेश्चन को, फिर भी नहीं होता तो मैं बता दूंगा, ठीक है, फिर मैं मतलब पूरा सोल्यूशन भी भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार ट्राई करूँ, मतलब क्योंकि नॉलेज तो वही चाहिए, जो सीखा हुआ है वही चीज यूज होनी, बस कैसे होनी वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, x1 y1 and x2 y2 are the solutions of the system of equations। तो बच्चों को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, log x to the base 225 प्लस log y to the base 64। सर इसमें जो x की जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो इरेशनल आ रहे हैं। चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता यार क्या आएगा, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस log 64 टू द बेस y इज इक्वल टू 1। इन दो इक्वेशन से आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलो थोड़ी देख के पता चल रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, log x टू द बेस 225 को a मान लेते हैं और log y टू द बेस 64 को b मान लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है मुझे कि पूरी इक्वेशन a b के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस b इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन इज 1 बाई a माइनस 1 बाई b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, b की वैल्यू उठा के रख दो जैसे मर्जी, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन 4 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 4 माइनस 2a इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस a। थोड़ा सिंप्लीफाई करके सबको लेफ्ट साइड पे ले आओ, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ, यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी, है ना, a की वैल्यू मतलब हुआ कि यहां से आपको a किसका माना था हमने, a हमने एज्यूम किया था इस वैल्यू को, वी एज्यूम दिस एज log x टू द बेस 25 एज a। तो यहां से बच्चों आपको a की दो वैल्यूज मिलेंगी। नाउ लेट्स से दीस टू वैल्यूज ऑफ a आर a1 एंड a2, की दो वैल्यूज मान लेते हैं a1 a2। तो a1 कितना हो गया, जब यहां से a की वैल्यू a1 आएगी, जो भी आती हो मुझे नहीं पता, अगर हम यहाँ पे a1 रखें तो आपको एक रूट मिल जाएगा log x टू द बेस 225 इज इक्वल टू a1, है ना, ठीक है, मतलब इस रूट को भी हम x1 मान लेते हैं कि सपोज यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी a1 के बराबर, और एक और वैल्यू आपको मिल जाएगी log x2 बेस 225, जो दूसरा रूट है x2, उससे करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आपको मिलेगी a2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2, log x1 x2 to the base 225। what is the value of x1 into x2 by मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन में x जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a1 प्लस a2, सॉरी सम ऑफ रूट जो होगा वो होगा 6 के बराबर, a1 प्लस a2 की वैल्यू होगी माइनस b बाई a, 6 के बराबर। तो आपको x1 इंटू x2 पता चल गया, दिस इज 6 टू द पावर 225 टू द पावर 6,
ध्यान रखना, हमने x1 x2 अलग से नहीं निकाला, हमको क्वेश्चन में x1 इंटू x2 की जरूरत है, तो हमने सीधे x1 x2 निकाल दिया कि भाई ये वैल्यू 225 की पावर 6 आएगी। ए कैलकुलेट करने में अगर आप रह गए तो फंस जाओगे क्वेश्चन में। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्लाइट मैनिपुलेशन, कि आप ए की वैल्यू निकाल के मत पुट करिए। आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपको x1 इंटू x2 चाहिए, तो यदि x1 के करस्पॉन्डिंग रूट a1 आता है और x2 के करस्पॉन्डिंग a2 आता है, तो आपको x1 x2 के लिए a1 प्लस a2 चाहिए होगा। a1 प्लस a2 की वैल्यू 6 आ गई। इन द सेम वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 y2। अब सोच के देखो, अपने आप कर लोगे या आगे करूं सॉल्व? यस सर, कर लो। सिमिलरली यू कैन फाइंड y1 इंटू y2, है ना, जो भी वैल्यू आती है उसकी, तो y1 इंटू y2 भी आप कैलकुलेट कर लोगे। एक बार ये दोनों कैलकुलेट हो गए तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें ये थोड़ा सा ट्रिक इन्वॉल्व थी कि हमको a1 a2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, x1 x2 रूट से नहीं निकालने हैं आपको। इस चीज पे क्वेश्चन में ध्यान रखना चाहिए कि रूट्स का सम ही चाहिए, रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर सम प्रोडक्ट चाहिए तो बाकी चीजों में टाइम खराब करने का मतलब नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से वही log 4 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं a, और log x प्लस हाफ को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं b। तो इक्वेशन बन गई a स्क्वायर प्लस a इंटू बी माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप इसको चाहे तो फैक्टराइज कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले में से a कॉमन ले लो, दूसरे में से b कॉमन ले लो, तो यू गेट a माइनस b, a प्लस 2b, दिस इज 0। अब a माइनस b इक्वल टू 0 मतलब हुआ कि log 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू log x प्लस 1/2। यहां से आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा, वो वेरीफाई कर लेना ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई, डोमेन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, वो वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। और एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 0 से। a प्लस 2b इक्वल टू 0 मतलब हो गया कि log 4 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स log x प्लस हाफ, this is 0, and this implies log of 4 minus x into x plus 1/2 का होल स्क्वायर is equal to 0। इसका मतलब हुआ 4 minus x into x plus हाफ का होल स्क्वायर is equal to 1। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी 4 minus x into 2x plus 1 का होल स्क्वायर is equal to 4, 4x square plus 4x plus 1, this is equal to 4। और इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 16x square plus 16x plus 4 minus 4x cube minus 4x square minus x is equal to 4। सर इसमें अपन ऊपर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 को इसमें लिख के वो किसमें वो जो किसमें लिखते? फर्स्ट, ये जो आपने लिखा है इक्वेशन नंबर 1, तो इसका ये नीचे लिख दे तो ये बन जाएगा 2x, सॉरी 4 माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो 4 माइनस एक्स नहीं इज नहीं इक्वल बेटा, टू, ये दोनों तो अलग अलग फैक्टर ना, ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो जरूरी थोड़ी है, या तो ये 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। दोनों में दो केस बनेंगे ना, ये तो या तो केस 1 में a प्लस बी 0 है, a माइनस बी 0, या फिर a प्लस 2 भी 0। ये थोड़ी जरूरी है कि a भी 0 होना चाहिए और a भी 0 होना चाहिए। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, इट मींस एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इज 0। तो ये अलग ही सॉल्व होगी, ये इक्वेशन अलग सॉल्व होगी, इसके रूट्स अलग आएंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x क्यूब, फिर 16x स्क्वायर, तो दिस विल बी माइनस 12x स्क्वायर प्लस 16x माइनस x विल बी माइनस 15x इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल देना, इसके बाद तो होपफुली आप लोग कर लोगे इसको सॉल्व। यस सर। x इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो लॉग डिफाइंड नहीं होगा शायद, x या डिफाइंड हो जाएगी इक्वेशन, हो जाएगा बच्चों। x इक्वल टू 0 भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू 0 पे इक्वेशन डिफाइंड हो रही है। तो यहाँ से एक सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 0, और एक इस क्वाड्रेटिक से आ जाएगा, वो सॉल्व कर लेना जो भी वैल्यू आती है, बस वो रिजेक्शन वाली चीज देख लीजिएगा। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन जहां पे आपके दो वेरिएबल थे
और 2 वेरिएबल से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी। सब्स्टिट्यूशन था मेन चीज, ये सब्स्टिट्यूशन था। और किसी में डाउट बच्चों इसके अंदर? नो सर। 1 से 20 में और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? अच्छा, फिर अगला असाइनमेंट हमने आपको दे रखा था। सर उसमें बस एक ही क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन 41, मैं देख लेता हूँ। बाकी सब हो गए। इससे बच्चों एक देख लीजिए, रैशनल इनइक्वेशंस वाले में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 41 में कोई डाउट है? वैसे तो सिंपल एक्सरसाइज थी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी देख लो 1 से 41 में किसी में डाउट है तो पूछ लो। सर 41 में ये मेरे मैं प्रिंट में देख लेता कुछ हूँ, एरर हो गई। मैं देख लेता हूँ 41। फोर्टी वन में आप एक काम करो, इक्वेशन लिख देता हूँ पहले मैं। दिस वाज एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x प्लस 3 माइनस 16 इंटू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना? ये कंडीशन है। तो अब इस पूरे में से आप 2x प्लस 3 कॉमन निकाल दीजिए और एलसीएम ले लो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x into x plus 3, this should be greater than equal to 0। ठीक है, और अब ये तो हो जाएगा। सो 2x plus 3 into ये सर x, वो हम बस क्वेश्चन का वो समझ नहीं आया था कि दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए या ये कैसे लिखूं। नहीं वो कम बस कॉमन लेना था। तो अब ये तो सीधा साइन स्कीम का क्वेश्चन हो गया, यस सर। है ना? इस ये एक्सप्रेशन का कोई रूट नहीं होगा, तो नंबर लाइन पर इससे करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट प्लॉट नहीं होगा। तो 4 पॉइंट प्लॉट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट प्लॉट होंगे टोटल। -3/2 -4 कर लेना, अब तो हो जाएगा, मतलब इसमें ऐसा यस कुछ है नहीं। और कोई डाउट बच्चों 41 तक? बाकी लोगों ने होमवर्क नहीं कराया हुआ है क्या? अरे हर्षित 13 कौन सा? 13th। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर यही मतलब क्यों पॉजिटिव होगा आपको ये होगा? अबे यार, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती, स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, +1 कर दोगे तो 0 भी नहीं हो सकता, ये तो मिनिमम वैल्यू ही 1 देगा। एक्स तो स्क्वायर अब प्लस, इसको मतलब 2 की तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ इसको कर सकते हो क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा ट्रू है, कोई भी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू r। सर मैंने मतलब बिना मल्टीप्लाई ही करा था 2 को इधर ले आके, तो भी हो जाएगा, तब भी आंसर। तब भी आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r तब भी आ जाएगा। उस केस में आपका इक्वेशन ये बना होगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब नंबर लाइन बनाओगे तो x इक्वल टू 3 पे सॉलिड सर्कल, डिनोमिनेटर से कोई रूट आना नहीं है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो ग्रेटर देन 0 पूरे पे ही हो रहा है और इक्वल टू 0 भी है, तो यहाँ से भी r आ जाएगा। कैसे कर लो? वैसे ज्यादा बेहतर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मौका मिले तो मत छोड़ा करो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं उससे। जैसे क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको पता ही हमेशा पॉजिटिव होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर आएगा तो सही डिनोमिनेटर में। क्या चीज? अब हमें डिनोमिनेटर से कोई रूट नहीं आएगा। हम्म, आएगा ना? कौन सा आएगा? मतलब इसको x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर कैसे प्लस लिख 1 सकते को। हो बेटा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। है ना? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है। और कोई डाउट बच्चों 41 तक? किसी और को डाउट?
लाइफ में बच्चों के डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है, मतलब इफ यू नॉट डूइंग द होमवर्क, ट्रस्ट में, ये सवाल ये नहीं कि आप काम नहीं करो, ये सवाल आपका एटीट्यूड दिखाता है लाइफ के लिए। आप एक तो 12th के बाद तैयारी करो, उसका मतलब 12th तक आपने लापरवाही कुछ ना कुछ तो करी होगी। अब उसके बाद भी अगर ये सिलसिला बरकरार है तो उसका मतलब आपका ये एटीट्यूड है कि हैबिट अपनी कि भाई लाइफ में अपन को कुछ करना ही नहीं है ना, 10-12 हज़ार की नौकरी करनी है और कुछ नहीं करना इससे के अलावा। और जिंदगी भर कंपटीशन देते रहेंगे भाई, जैसा होता है ना, ज्यादातर जो फेलियर्स होते हैं 11th-12th के, जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते, प्राइवेट कॉलेज जाते हैं, वो ये सोच के जाते हैं कि साहब हम कैट का एग्जाम देंगे, या प्राइवेट कॉलेज क्यों जाते हैं कि साहब हम तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। ये हर प्राइवेट कॉलेज का बच्चा सोच के जाता है कि यार आगे जाके कुछ चमत्कार करेंगे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो एटीट्यूड नहीं होता। गलती प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं है, गलती है कि वो बच्चों में ही एटीट्यूड नहीं होता कि हमको डिसिप्लिन तरह से फोकस करके काम करना है। तो इसलिए इट इज वेरी क्रूशियल दैट यू कंप्लीट द होमवर्क रिलीजियसली। इसमें मतलब कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं, आप तैयारी मत करो। अगर आपको लगता है यार मैं नहीं कर सकता तो डू नॉट गो फॉर द प्रिपरेशन, मत करो तैयारी, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 2 हफ्ते में मतलब मेरे ख्याल से अपन को 10th सेशन होगा आज का, अगर आप 10 सेशंस में भी टोटल 41 + 20 + 30 75 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं 10 सेशन, यानी कि ये हो गया करीब करीब 15 दिन। 15 दिन में अगर आप 75 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो फिर प्रिपरेशन का क्या फायदा यार। इंजीनियरिंग में आपको एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यहाँ पे आईटी की प्रिपरेशन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने, जो आप 2 साल पढ़ चुके हो, 1 साल और पढ़ोगे। लेकिन एटीट्यूड में अपने फर्क नहीं है। जो जैसे अपन 11वीं क्लास में थे वैसे ही होमवर्क कभी भी नहीं कर रहे हैं, डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं अपन, तो फिर तो प्रिपरेशन का फायदा नहीं ना, वो तो आप वैसे ही चल रहे हो जैसे आपको चलना है। और दैट इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस दैट व्हाई द स्टूडेंट्स ऑफ 12th पास बैच जनरली डू नॉट गेट गुड रैंक्स इन आईटीज। वो ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, बच्चे खूब निकलते, टॉप 100 में निकलती है रैंक्स प्रॉपर बैच से। लेकिन 12th पास वाले बच्चों के साथ, 90% बच्चों के साथ क्या होता है, एटीट्यूड की दिक्कत होती है। दे डू नॉट वांट टू चेंज। वो हाथ ऊपर करके बैठे रहते हैं जिंदगी भर कि यार हम तो चमत्कार करेंगे, हम तो सीधे सिविल सर्विसेज जाएंगे। या सिविल सर्विसेज में कोई रेल थोड़ी बट थोड़ी रही है, रेवड़ी थोड़ी बट रही है वहां पे भी। आप सिविल सर्विसेज में आज का डेटा देखो तो मतलब टॉप 100 में 20 बच्चे तो आईटी के होते हैं, 10 डॉक्टर्स होते हैं। जब आप इन लोग से अभी तक पिछड़े रहे हो तो आगे भी पिछड़ोगे, वो तो फैक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कैट में आप देखो 35-40% स्टूडेंट्स हु गेट इनटू आईएम्स आर आईटी स्टूडेंट्स, एनआईटी के बच्चे होते हैं, बिट्स के बच्चे होते हैं। प्राइवेट कॉलेज के कौन से बच्चे, हमने तो भाई, हमारा एक दोस्त था अभिषेक बरडिया, वो था जो प्राइवेट कॉलेज अलवर से था और उसका आईएम लखनऊ में हुआ, एंड ही वाज द ओनली स्टूडेंट इन आईएम लखनऊ जो प्राइवेट कॉलेज से था। अब ऐसे आप एक्सेप्शन ढूंढो तो अलग बात है, नहीं तो ये एटीट्यूड होता है, डिसिप्लिन की बात होती है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो वो डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। और सिर्फ आईटी की बात नहीं है, लाइफ में हर जगह पे है। आपको जॉब मिलेगा, आप जॉब में काम नहीं करोगे कि भाई काम क्यों करे, सैलरी तो मिल ही रही है, तो प्रमोशन नहीं होंगे, इंक्रीमेंट्स नहीं होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा, धीरे धीरे 3-4 साल बाद आप डाउन हो जाओगे। तो ये तो एक बेसिक एटीट्यूड होता है कि लाइफ में ग्रो करना है तो हमको एग्रेसिव रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द लास्ट असाइनमेंट शीट जो आपको दी थी, दैट वाज ऑन मॉडुलस। मॉडुलस में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सर टू। हाँ बोलो। इसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा आंसर तो -1/3 और 1 आ रहा है, और नीचे और दिया है, मैंने डबल चेक भी कर लिया, मेरा तो सही लग रहा है मेरे को। चलो मैं एक बार चेक, क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। रिजेक्ट हो जाएगा ना -1/3। चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये दिया हुआ है मॉड ऑफ x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 5x + 1/3। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ जाएंगे -b + -b² + 4ac/2a विच इज 1 ± √2। तो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, 1 - √2 और एक आता है 1 + √2। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लीजिए क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। तो √2 होता है 1.41, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.41, और ये 1 - √2, तो 1 - 1.41 इज -0.41 अप्रोक्सीमेटली। केस 1 बनाइए, -∞ से 1 - √2। एक्स की वैल्यू रख के देख लो, -1 रख के देख लो, उसके अंदर पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास आ जाएगा x² - 2x - 1 × 3।
यहाँ से दो वैल्यू आती है, x इक्वल टू -1/3 और x इक्वल टू 4। अब Yes, आप sir. देखोगे -1/3 जो है इसकी वैल्यू होती है -0.33, और -0.33 जो होगा वो -0.41 के राइट साइड पर आएगा, क्योंकि -0.33 की वैल्यू बड़ी होती है -0.41 से। ये कम नेगेटिव है, वो ज्यादा नेगेटिव है, तो ये वैल्यू इधर आएगी। तो देयरफॉर आपका केस तो यहाँ से यहाँ तक का ही है, तो ये अरे दोनों हाँ. वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी, दोनों वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएंगी। इसी तरह से केस 2 बना लेना, माइनस ये 1 -√2 से लेके 1 +√2, यहाँ क्लोज कर दो। अब की बार ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, तो 3 इंटू -x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 5x + 1, या फिर 3x² - x - 2 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही 3x² - 2x, नहीं सॉरी, -3x + 2x - 2 = 0 आ जाएगा। 3x x - 1 + 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3 और 1। अब -2/3 को अगर आप देखोगे तो दिस वैल्यू इज -0.67, अप्रोक्सीमेटली दिस इज -0.67। -0.67 जो है वो -1 -√2 के लेफ्ट पर आएगा, ये ज्यादा नेगेटिव है, ये इधर आएगा, तो ये वाली वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और एक वैल्यू आती है आपके पास x इक्वल टू 1। 1 जो है ये परमिसिबल है, क्योंकि आपका केस है -0.41 से 2.41, तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। केस 3 में मोस्ट प्रोबेबली आपकी फिर से वही इक्वेशन बनेगी जो फर्स्ट में बनी थी। नो सर, ये तो थर्ड वाली मतलब सेकंड वाली बनेगी ना, किसमें? थर्ड केस में, जैसे 1 थर्ड रख के केस में देखो आप 1 रख के देखोगे तो ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 1 रखने पे नेगेटिव आएगा, तो ठीक है, तो ये आपका फिर से केस 2 वाला ही बनेगा। नहीं, एक बार चेक करके देखो, मैं फिर से x को हमने रखा 1 क्यों रखोगे यार? 1 तो बेटा 1 +√2 से छोटा है, x को 3 रख के देखो, 2.41 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, x को 3 रखने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये तो सर गलत नंबर से चेक कर लिया। हाँ, तो ये x इक्वल टू 4 अब की बार आ जाएगा, तो आंसर सर 1 और 4। यस और कोई डाउट बच्चों 26 तक इसमें? यस सर, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th का मेरा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है -∞ से 1 और 3 से 6, और आंसर दिया हुआ है 1 से 3। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11th कर देते हैं ना, या 12th कर यस लो, एक ही बात है, दोनों एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। दिस इज mod x - 6 इज ग्रेटर देन mod of x² - 5x + 9। ठीक है, अब आप देखोगे इस वाले मॉड के अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आएगा, तो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब ये मॉड सीधे हटेगा। अब आप x को 0 डाल के कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, क्योंकि नंबर लाइन इसके लिए तो बनेगी नहीं, कोई भी नंबर डाल के देख लो, 0 डालोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसमें x को कुछ भी डाल दो, ये पॉजिटिव ही बनना है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो आप मॉड सीधे हटा सकते हो, x² - 5x + 9। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा 6, तो आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस -∞ से 6, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, 6 - x greater than x² - 5x + 9, which will simplify to x² - 4x + 3 less than 0। यहाँ से आ जाएगा x belongs to 1 to 3। होपफुली आप सॉल्व कर लोगे, मतलब मैं ओरली कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने के बाद आप भी ओरली कर सकते हो। दिस इज x - 1 × x - 3, साइन स्कीम बनाओगे तो 1 से 3 आ जाएगा। अब 1 से 3 और इसका कॉमन वैल्यू देखना पड़ेगा आपको, इन दोनों में कॉमन वैल्यू भी 1 से 3 आ जाएगी, तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। सेकेंड केस हम बनाएंगे 6 से इंफिनिटी। 6 से इंफिनिटी वैल्यू रखोगे तो अब ये पॉजिटिव हो गया, ये बन जाएगा x² - 6x + 15
लेस देन 0, और बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो नंबर लाइन पे कोई पॉइंट मार्क नहीं होगा, आप एक्स को 0 रख के देखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव कब हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, तो यहां से सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 5। सो योर फाइनल आंसर शुड बी 1 to 3 ओनली। यस सर। वो सर वो x-1 और x-3 का जब उसका साइन स्कीम लिख रहा था तो गलत मार्किंग हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो चेक कर लेना उसको ना। और ये गलतियां बेटा नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, मतलब इतनी छोटी जगह गलती करोगे तो आगे फंस जाओगे, क्योंकि अब ये रैशनल इनइक्वेशंस मॉड ये तो हर जगह मिलने हैं आपको, डेफिनेट इंटीग्रल से लेके मतलब हर जगह मिलेंगे, एरियाज फंक्शन सब जगह पे मिलेगा, तो इसमें तो गलती होने का स्कोप ही नहीं होना चाहिए, और स्पीड भी तेज होनी चाहिए, इसलिए आपको इतने क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए कि आपकी स्पीड डेवलप हो जाए। पता होना अलग बात है, देखो प्रिपरेशन के मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज है कि हाँ ये फंडा होता है, और दूसरा होता है कि एक तो आपको रेस में भागना है और एक आपको भागना आता है, आप भाग तो लेते हो लेकिन आप मैराथन वाली स्पीड पे भागते हो, और 100 मीटर की रेस में मैराथन की स्पीड से भागोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, आप टॉप में नहीं आ पाओगे। तो इसलिए सिर्फ कंसेप्ट पता होना से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो मतलब क्वेश्चन में आपका पेन अपने आप चल जाए बिना रियलाइज करे, जैसे मेरे से अपने आप चल जाता है, मुझे रुकना पड़ता है कि यार बच्चों को हो सकता है ना समझ में आए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा लिखता हूँ, नहीं तो मेरे को इतना फ्लो बन गया है प्रैक्टिस करते करते कि मैं सीधे इसका आंसर लिख सकता हूँ 1 से 3। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिस, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये प्रैक्टिस की वजह से होता है। जब आपसे अनजाने में जैसे क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, प्रैक्टिस की बाउंसर आएगी तो बैट अपने आप, पैर और बैट अपने आप सही पोजीशन में आ जाते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उसके लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चों और देख लो 26 तक, और कोई डाउट है तो पूछो। 26 सर 26। 26, अच्छा 26 क्वेश्चन में क्या है, एक पैरामीटर ए आ गया है, दिस पैरामीटर ए इन्वॉल्व। तो जब भी क्वेश्चन में पैरामीटर आ जाता है तो एक दिक्कत ये होती है कि आपको भी पैरामीटर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, आपको ये तो पता है कि ए जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए, आपको केसेस बना लेने चाहिए। इसको ऐसा लिख लेते हैं अभी, और ये क्वेश्चन है दिस शुड बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो हम केसेस बनाना शुरू करते हैं। केस 1, सपोज ए की वैल्यू 0 हो जाए, यदि ए 0 हो गया तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इनइक्वालिटी बन जाएगी x² - 2x + 1 अपॉन x² ग्रेटर देन 0। नाउ दैट मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x² ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम बनाओगे तो 0 पे हॉलो सर्कल 2 बार आ रहा है, 1 पे सॉलिड सर्कल 2 बार आ रहा है, 1 से बड़ा नंबर रखोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लिसिटी इवन है, यहाँ भी पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 and 1। 0 1 को छोड़ के सब जगह पे, 0 पे डिफाइन नहीं होगा और 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम बनाते हैं केस 2, है ना, केस 2 में हम मानते हैं कि a की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा अब यदि a पॉजिटिव है तो इसको आप लिख सकते हो x² - 2x + 1 + 2 to the power mod a -1, है ना, न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन x - a इंटू x + a। तो न्यूमरेटर में हमने स्क्वायर कंप्लीशन कर लिया। स्क्वायर कंप्लीशन और फैक्टराइजेशन ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको किसी भी चैप्टर में जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इनमें फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये मतलब है ना, फैक्टराइजेशन एंड स्क्वायर कंप्लीशन, दीज आर टू वेरी फंडामेंटल थिंग्स, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, इसलिए हमने बेसिक मैथ्स में इन पे टाइम लगाया था शुरुआत में। अब बच्चों आप देखो न्यूमरेटर जो है x - 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और यदि a जो है वो नॉन जीरो है, a की वैल्यू 0 होने पर इसकी वैल्यू, दूसरे वाले फैक्टर की वैल्यू 0 तब बनती जब a 0 होता। यदि a 0 नहीं है तो ये कंफर्म है कि मॉड a हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो 2 to the power mod a की वैल्यू हमेशा 2 to the power 0 से बड़ी होगी, यानी कि 2 to the power mod a हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आप देखो न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में x - a x + a बच गया। तो जब आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे
तो न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू तो कभी जीरो नहीं आएगी, तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी नंबर न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर में आपको दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस ए और ए पॉजिटिव है तो माइनस से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, और प्लस ए पॉजिटिव होगा। आपकी साइन स्कीम क्या बनेगी? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। केस 3, ए नेगेटिव हो जाए। ए नेगेटिव होने पे न्यूमरेटर फिर से आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 की पावर मॉड ए माइनस वन, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। फिर से वही लॉजिक, मॉड ए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो 2 टू द पावर पॉजिटिव नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। तो ये सेकंड फैक्टर पॉजिटिव है, ये वाला फैक्टर स्क्वायर होने की वजह से नॉन नेगेटिव है, तो दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव आना है, न्यूमरेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो नंबर लाइन पे उसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट मार्क नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर ए नेगेटिव है तो नंबर लाइन पे यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पे माइनस ए आएगा। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। ए नेगेटिव है, माइनस ए पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन पे ए पहले लगेगा, माइनस ए बाद में लगेगा। और अब आपका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन माइनस ए टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप चाहें तो इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों को ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई अगर आप कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस मॉड ए यूनियन मॉड ए से इन्फिनिटी। सोच के देखो, यदि a पॉजिटिव हुआ तो मॉड ए की वैल्यू a होगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी बन जाएगा, ये वाला केस। यदि a नेगेटिव हुआ तो मॉड ए की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, तो माइनस ऑफ माइनस ए विल बी प्लस ए। तो अब की बार आपको ये वाला केस मिल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहें तो इन दोनों केसेस की जगह इसको ऐसा लिख सकते हो, इन दोनों केसेस को अलग अलग ना भी बनाओ तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 की पावर मॉड ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस मॉड ए इंटू एक्स प्लस मॉड ए। ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर ये सब बराबर होते हैं। यहां से आपकी नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लगेंगे? माइनस मॉड ए, और यहां से लगेगा प्लस मॉड ए, एंड विल गेट द सेम रिजल्ट, प्लस माइनस प्लस। कैसे भी कर लो, मतलब केस बन, वैसे जनरली सबसे अच्छा होता है यदि पैरामीटर्स हो, इक्वेशन इन इक्वेशन में पैरामीटर्स आ जाए तो फिर बेहतर तरीका है कि आप केसेस बना के सॉल्व कर लीजिए। और बच्चों किसी में डाउट इसके अंदर? सर आपने ये जो मॉड ए हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये फिर यहाँ पे किसके केस 2 में यहाँ पर वन कि टू मॉड दी ए पावर हमेशा मॉड ए है ना, उसको वन कैसे लिया? वन नहीं लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि एक मॉड ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना, द वैल्यू ऑफ मॉड ए इज पॉजिटिव, तो 2 की पावर मॉड ए 2 की पावर 0 से तो बड़ा ही होगा ना भाई। यदि हाँ, तो मॉड ए आपने 0, वन क्यों माना उसको? तो यार 2 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो 2 की पावर मॉड ए 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 की पावर मॉड ए माइनस वन पॉजिटिव है। अगर 2 की पावर मॉड ए माइनस वन पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, तो दोनों का सम क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा भाई। एक नॉन नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, ये हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू तो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नंबर लाइन पे उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक्स की वैल्यू मार्क हो नहीं पाएगी साइन स्कीम में। अगर रूट नहीं मिलता तो आप वैल्यू नहीं मार्क करते हो ना। और मतलब ऐसे केसेस में हमेशा 3 केसेस बनाने हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 3 केस बनाने हैं, लेकिन अभी शुरुआत में आप मान लो भाई, अभी पहली बार आपको ये चीज मिली है पैरामीटर की, तो हमने पैरामीटर को हैंडल करने का एक तरीका ये देख लिया। हो सकता है आगे कभी पैरामीटर फिर से मिले तो यही तरीका ले, हो सकता है कुछ चेंज करना पड़े, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मतलब फिर भी मान के चलो, हाँ 75% 80% केसेस में तो यही करना होता है। मैथ्स में कोई फिक्स रूल नहीं है, हर बार स्ट्रेटेजी चेंज होती है। तो आप मान के चलिए कि हाँ ज्यादातर केसेस में यही करते हैं। पैरामीटर नहीं पता है तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो 3 केसेस बना के चेक कर लेते हैं।
लेकिन लिमिट्स में केसेस अलग तरह से बनते हैं। लिमिट में पैरामीटर आ जाता है तो आप 1 से बड़ा 1 से छोटा वो भी चेक करना पड़ता है कई बार। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मान के चलो मोटा मोटा भी शुरुआत में तो ये 3 केसेस तो आपको बनाने ही पड़ते हैं। और बच्चों किसी क्वेश्चन में डाउट इसके अंदर? नो सर, बाकी हो गया। सर ये तो हो गया था। हो गए सारे बाकी? सर हाँ, बोलो। होमवर्क कब सबमिट, किधर सबमिट करना है? ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर सब आपको क्या करना होगा कि अपने होमवर्क को पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट होता है उसका तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सर वो तो मैं कैम स्कैनर से कर हाँ, लूंगा। कोई कैम स्कैनर आप ले लेना, डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड होता है। फोटो खींचना अपने उसकी और उसको कैम स्कैनर पर रन कर देना, तो आपका जो भी फोटो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो ऐप पे जब जाओगे तो वहां पे एक लिंक रहता है कि सबमिट होमवर्क। उस होमवर्क वाले सब बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो अपने आप पूछेगा कौन सी फाइल है, उसको सिलेक्ट कर लेना, फाइल को अपने आप सबमिट हो जाती है। यस सर, अभी क्लास के बाद कर लूंगा। हाँ, यू हैव टू सबमिट द होमवर्क है ना, ऑल ऑफ यू हैव टू सबमिट द होमवर्क। काम सबमिट नहीं करोगे तो फिर हम क्लास में अलाउ नहीं करेंगे आपको। तो आप मान के चलिए कि सारी एक्सरसाइजेस डिस्कस हो चुकी हैं। यू हैव टू ये, और आज बेसिक मैथ्स का लास्ट सेशन है। 10th सेशन इज द लास्ट सेशन एज पर द प्लानर ऑन बेसिक मैथ्स। तो अब आपको ये काम जो है ये पूरा सबमिट करना ही है। और अब इसके बाद टेस्ट होना है आपका, अब है ना। टेस्ट कब होगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन नाउ देयर विल बी अ टेस्ट ऑन बेसिक मैथ्स आज का सेशन खत्म होने के बाद। तो चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द दिस एरिया बेसिक मैथ्स, कि लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस या एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लॉगरिथमिक इनइक्वेशन का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास इनइक्वेशन है log ऑफ fx टू द बेस a ग्रेटर देन log gx टू द बेस a। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप लॉग में प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आइए कि दोनों तरफ लॉग हो और बेस सेम हो। लेफ्ट साइड राइट साइड पे लॉग होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए। पॉजिटिव हो नेगेटिव है वेरिएबल है उससे नहीं फर्क पड़ता, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, यू हैव टू स्टेप 1 डोमेन कंडीशंस। सबसे पहले आप डोमेन कंडीशंस लिखेंगे। डोमेन कंडीशंस का क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन में जहां जहां पे लॉग है, जहां जहां पे लॉग है वो सब चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। जो जो चीजें लॉग के साथ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे एफ एक्स लॉग के अंदर है तो लॉग का जो इनपुट है वो पॉजिटिव होता है, तभी लॉग डिफाइंड होगा। तो एफ एक्स शुड बी पॉजिटिव एंड जी एक्स शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। एंड मतलब हुआ कि दोनों की कॉमन वैल्यूज आप लोगे। यहां से आपके पास एक डोमेन कंडीशन आ जाएगी डी। ठीक है, ये डोमेन कंडीशन हो गई डी। स्टेप 2, नाउ यू विल सॉल्व द इनइक्वेशन। डोमेन कंडीशन लिखने के पहले डोमेन कंडीशन लिखना, फिर इनइक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इनइक्वेशन सॉल्व करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। सिनेरियो 1, यदि बेस 1 से बड़ा दिया हुआ हो, आपने ये जो बेस बनाया है बेस ए, हो सकता है बेस की वैल्यू 1 से बड़ी दी हो। यदि बेस 1 से बड़ा है तो फिर आप लॉग सीधे हटा सकते हैं, एंटी लॉग लेके आप सीधे लॉग हटा सकते हो। और जो इनइक्वालिटी का साइन यहां लगा था सेम साइन यहां पर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा S1। सॉल्व करके एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा S1। सिनेरियो 2 इज यदि बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ध्यान रखिएगा, बेस 0 से 1 होगा तो लॉग का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग ग्राफ जो होते हैं वो छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट देते हैं। तो fx पे आउटपुट बड़ा आ रहा है, gx पे आउटपुट छोटा है ना। क्वेश्चन के हिसाब से fx पे आउटपुट ज्यादा है, gx पे लॉग का आउटपुट छोटा है। बेस 1 से छोटा होने पे इन इक्वेशन रिवर्स हो जाती है लॉग हटाने पर। तो आपकी इन इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा S1। फिर होता है सिनेरियो 3। सिनेरियो 3, सिनेरियो 3 में इफ बेस a is a function of x, if base a itself is a function of x, ये x के टर्म्स में ही हो, बेस भी वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बेस बोलते हैं जनरली, है ना। इफ बेस इज वेरिएबल,
तो if base a itself is a function of x, या क्वेश्चन इज ऑन वेरिएबल बेस जैसा बोलो, तो फिर आपको दो केसेस बनाने पड़ते हैं. केस 1, a greater than 1. केस 2, 0 लेस देन a लेस देन 1. अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा s नॉट. जब आप ये केस a, क्योंकि a जो है ये 1 से, a जो है वो खुद x के टर्म्स में है ना, तो a ग्रेटर देन 1 अपने आप में एक इनइक्वालिटी होगी. इसको सॉल्व करके एक सॉल्यूशन आएगा s नॉट. ऐसे ही इसको सॉल्व करके एक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास s नॉट डैश. जब a 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े बेस पे तो आप सीधे इनइक्वालिटी हटा सकते हैं. यू गेट fx ग्रेटर देन gx. यहां से आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा s1, या इसको भी कुछ हम s1 की जगह si बोल देते हैं. जब बेस 0 से 1 होगा तो लॉग हटाने पे इन इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी. यहां से एक सॉल्यूशन आ जाएगा si डैश. तो अब इस केस का जो सॉल्यूशन होगा दैट वुड बी s नॉट इंटरसेक्शन si. इस केस का जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा. इसको बच्चों हम बोल देते हैं कुछ s1. ऐसे ही जब आप इस केस को सॉल्व करोगे तो इससे जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी s नॉट डैश इंटरसेक्शन si डैश. इसको हम बोल देते हैं कुछ s1 डैश. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस द फाइनल आंसर केस 1 केस 2, तो यहां से आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो आता है s1 यूनियन s1 डैश. तो डिपेंडिंग ऑन द बेस आपके पास तीन सिनेरियोज हो सकते हैं. कांस्टेंट बेस में बेस 1 से बड़ा हो तब तो आप लॉग सीधे हटा दो. कांस्टेंट बेस में बेस 1 से छोटा है तो लॉग हटाते समय इन इक्वेशन रिवर्स करनी होगी. और यदि बेस वेरिएबल है तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, केस 1 केस 2. इस केस से ये आंसर आएगा. ये बच्चों इन इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ. नाउ यू हैव स्टेप 3. स्टेप 3, योर फाइनल आंसर विल बी s1 इंटरसेक्शन d, है ना. s1 ये जो इन इक्वेशन से सोल्यूशन है और ऊपर डोमेन वाली कंडीशन, इन दोनों की कॉमन वैल्यू आपका आंसर दे देगी s1 इंटरसेक्शन d. या फिर अगर आपने ये वेरिएबल केस वाला लिया है तो इन दैट केस योर आंसर विल बी s1 यूनियन s डैश इंटरसेक्शन d. मतलब इन इक्वेशन से जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको डोमेन के साथ कॉमन लेना है. मोटा मोटा समझो तो बेस पे ध्यान रखना है. बेस 1 से बड़ा हुआ तो इन इक्वेशन में से लॉग सीधे हटा दो. बेस 1 से छोटा है तो इन इक्वेशन रिवर्स करके लॉग हटा सकते हैं. और यदि बेस वेरिएबल है तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, और फिर आप लॉग हटाएंगे दोनों केसेस के अकॉर्डिंग. फाइनल आंसर जो होगा वो हमेशा डोमेन कंडीशन के साथ कॉमन लेकर लिखा जाएगा. एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें और क्लियर हो जाएंगी. तो लेट्स मूव टू दी एग्जाम्पल्स कि ये कैसे सिनेरियोज यूज करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन है log 2x minus 6 upon 2x minus 1 to the base 7 is greater than 0. सबसे पहले आप डोमेन लिख लीजिए. डोमेन कंडीशन क्या आएगी? log के साथ जो भी लिखा हुआ है 2x minus 6 upon 2x minus 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए. साइन स्कीम बना लो इसकी. 1/2 हॉलो सर्कल और 3 सॉलिड सर्कल. तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. ये पहली चीज आई है ना. ये मतलब इसको a बोल देते हैं. लेट्स कॉल दिस एज a. ये डोमेन से आ गया आपके पास. लॉग के अंदर जो भी उसको पॉजिटिव कर दिया. अब इन इक्वेशन पे चलो. इन इक्वेशन के लिए पहले तो दोनों तरफ लॉग होना चाहिए सेम बेस पे. बेस 7 ग्रेटर देन 0 की जगह बच्चों आप लिख सकते हो log 1 टू द बेस 7. अब चूंकि बेस 1 से बड़ा है तो आप लॉग सीधे हटा सकते हैं. यू कैन एंटी लॉग ले सकते हैं दोनों तरफ और आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1
नंबर लाइन पे चलते हैं, 1/2 पे होलो सर्कल, 1/2 से बड़ी कोई वैल्यू 1 रख के देख लो तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां से आपका सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2. दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन. फाइनल आंसर A intersection B. Solution final will be A intersection B. So that will be same as -∞ से 1/2. ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया. सिंपल सा लॉजिक है, बस कंसेप्चुअली क्लियर रखना, चीजों को सिस्टमैटिक चलना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कहीं भी. एक और करके देखते चलिए. क्वेश्चन है log x² - x - 2 base 0.2 is greater than log -x² + 2x + 3 base 0.2. ठीक है, सबसे पहला काम करिए, डोमेन लिख लीजिए. एक तो x² - x - 2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एंड -x² + 2x + 3 की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्वांटिटी लॉग के साथ लिखी है तो ये दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए. जहां जहां भी लॉग है, कितनी बार भी लॉग हो, 4 बार 6 बार, लॉग के अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होना जरूरी होता है. अच्छा, अब इनको पहले सॉल्व कर लो. ये बच्चों बन जाएगी x - 2 x + 1 ग्रेटर देन 0. साइन स्कीम बना के आप देख लेना, ये बन जाएगा -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी. ठीक है, आप साइन स्कीम बना के करना, मतलब ये तो मैं आपको, मेन चीज ये नहीं है, ये तो आप सॉल्व करना जानते हो. इसी तरह से बच्चों यहां से आपके पास आ जाएगा x² - 2x - 3 लेस देन 0, x - 3 x + 1 लेस देन 0, और इधर से आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 3. बीच में लगा है एंड मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन. तो कॉमन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 3. ये हो गया रिलेशन नंबर ए. डोमेन से ये कंडीशन आ गई आपके पास, है ना. अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें ओरली करी हैं, तो मतलब कॉमन भी मैंने ओरली ले लिया, वो प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस आपको अच्छी से होगी तो आप भी ओरली कर सकते हैं स्टेज के बाद. तो हमने क्या करा था, ये चीज कि सेकेंड इक्वेशन कह रही है -1 से 3, और पहली इक्वेशन कह रही है -∞ से -1, और फिर 2 से इंफिनिटी. तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन वैल्यू 2 से 3 आ जाएगी. ठीक है, अब चलते हैं इन इक्वेशन के ऊपर. बेस बच्चों 1 से छोटा है, यदि बेस 1 से छोटा हो तो आप लॉग हटा सकते हैं, लेकिन इन इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा. है ना, साइन रिवर्स कर दिया, ग्रेटर देन से लेस देन. यहां से कंडीशन आ गई, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0, एंड दिस इंप्लाइज नंबर लाइन बना के आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 5/2. ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया बी. नाउ योर फाइनल आंसर S फाइनल विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन वैल्यू, which implies x belongs to 2 से लेके 5/2. दिस इज द आंसर, है ना. मैंने फिर से कॉमन डायरेक्टली ले लिया है, आप चाहें तो बना के देख सकते हो, लेकिन इतनी प्रैक्टिस अगर आपने काम ईमानदारी से करा होगा तो अब आपको धीरे धीरे हैबिट डालो थोड़ा सा ओरली करने की. अगर किसी को देखोगे नहीं ओरली करते हुए तो आप भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं जानबूझ के ओरली करता हूँ क्वेश्चंस को ना. यहाँ पे इट वाज 2, इट वाज 3, तो डोमेन कंडीशन थी 2 से 3, और इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आया था -1 से लेके 5/2 तक.
तो कॉमन वैल्यू 2 से 5/2 हो गई ना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि बेस जो है वो वेरिएबल है। इन दिस केस द बेस इज वेरिएबल, बेस जो है वो x के टर्म्स में है ना, बेस जो है वो x के टर्म्स में। तो सबसे पहला काम तो स्क्वायर ब्रैकेट लगना चाहिए था ना। कहाँ पे बेटा? 5/2 नहीं 5/2 यहाँ पे ओपन में है ना, तो स्क्वायर कैसे लगेगा? स्क्वायर तो तब लगेगा जब दोनों में 5/2 आता हो। एक में 5/2 दोनों, मतलब इसमें 5/2 नहीं है ना आपका, यहाँ पे बी वाले में ओपन में तो है 5/2। तो जब इसमें इंक्लूड नहीं करा हुआ तो कॉमन में कैसे आएगा? चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहला काम डोमेन वाली कंडीशन लिख लीजिए। और डोमेन कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ ये लिखेंगे कि x² पॉजिटिव होना चाहिए एंड 2x+3 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब वैसे तो डोमेन कंडीशन ये भी होती है कि बेस पॉजिटिव हो, नॉट इक्वल टू 1। हाँ, और बेस नॉट इक्वल टू 1, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको नहीं काउंट कर रहे हैं, है ना। इसको मत लेना, जरूरत नहीं है इसकी, ये हम केसेस बनाते समय काउंट कर लेंगे। अभी यहाँ पे इसको मत करो, वरना क्या है, इसकी इनइक्वालिटी एक बार यहाँ सॉल्व करोगे फिर आगे भी इसकी जरूरत पड़ती है सॉल्व करने में, तो अभी इसको बाद में करेंगे। विल कंसिडर दिस लेटर, कंसिडर दिस केस, कंसिडर इट इन सॉल्विंग इन इक्वेशन। डोमेन के साथ नहीं लिखेंगे, होती तो ये भी डोमेन कंडीशन है, लेकिन इसको डोमेन के साथ मत लिखो, टाइम खराब होगा आपका। तो चलो बच्चों पहले इनको सॉल्व करके देखते हैं। यहां से आता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। x² हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है, तो 0 को छोड़ के बाकी सब जगह x² की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। यहां से आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू -3/2 से इंफिनिटी। तो अब कॉमन वैल्यू दोनों में कितनी हो गई? एंड मतलब कॉमन वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3/2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। ये हो गया रिलेशन नंबर ए। अब हम इन इक्वेशन सॉल्व करना चलते हैं। पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे बेस कांस्टेंट नहीं है, बेस वेरिएबल है। मैंने आपको बता रखा है यदि बेस वेरिएबल तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप दो केस बना लीजिए। तो बच्चों हम केस 1 बना रहे हैं। केस 1 जब 2x+3 पॉजिटिव सॉरी 2x+3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, बेस 1 से बड़ा। और फिर हम केस 2 बनाएंगे कि 0 से लेके बेस की वैल्यू 1 से बीच में ना, 2x+3 जो है वो 0 से 1 के बीच में। अच्छा, जब आप ये वाला केस बनाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू हो गई -1 से इंफिनिटी। और अगर आप ये वाला केस बनाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, देखो सब तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, -3 -3 -3, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो -3/2 से -1, है ना। ये दो केस हमारे बन गए बेस के हिसाब से, कि बेस 1 से बड़ा होगा या बेस 0 से 1 के बीच में होगा, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ऊपर। केस 1 a greater than 1, सॉरी ये रहा केस 1 a greater than 1। इससे कुछ सोल्यूशन सेट आया होगा S0 हमारा यहाँ पर ये आ गया। और सर इसमें नॉट इक्वल टू 1 इसी में काउंट हो गया? वो ऑटोमेटिकली हो गया ना, जब आपने करा 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे <1 करा, यहाँ <1 करा, तो =1 वाला केस तो ऐसे ही नहीं आएगा आपका। तो वो सारी चिंताएं खत्म हो गई यहाँ पर अपने आप। ये जो ऊपर हमने थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमेन सॉल्व करी थी, वो चिंता यहाँ खत्म हो जाएगी। ये जो बच्चों सोल्यूशन है ना आपका, ये S0 वाला है जो हमने आपको ऊपर मेथड में लिखवाया था। ये जो सोल्यूशन है ना, दिस इज द सोल्यूशन, ये वाली चीज आई S0 और S0 डैश, ये हमारे पास आ गए। चलिए अब दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों पहला केस आप लेते हो कि बेस 1 से बड़ा है, यदि बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी में से लॉग सीधे हटा सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज x² should be less than 2x+3।
x की वैल्यू आ गई -1 से 3। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये आपकी कब आई है? जब आपका ये केस अज्यूम करा था आपने ना, व्हेन यू अज्यूम दिस। तो इस कंडीशन के ऊपर ये केस होने पर ये सॉल्यूशन आता है। तो आपको अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों की कॉमन वैल्यू लिखनी है। तो आंसर आ जाएगा यहां से x बिलोंग्स टू -1 to 3, दोनों में कॉमन वैल्यू है ना। पहले वाला आपसे कह रहा है कि -1 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि भाई -1 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू आ गई -1 से 3। ये आपका केस 1 हुआ। अब केस 2 पे चलो। केस 2 में आपने माना है बेस 1 से छोटा है। यदि बेस 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी लॉग हटाते समय रिवर्स हो जाएगी। तो आपको मिल जाएगा x² ग्रेटर देन 2x + 3। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। सबको राइट साइड पे ले आओ। x - 3 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। लेकिन आपने अज्यूम क्या करा था कि x की वैल्यू -3/2 से -1 के बीच में, ये वाली वैल्यू ली थी आपने, और आपके पास आया ये वैल्यू। तो इस केस का जो फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों का कॉमन होना चाहिए। कॉमन निकाल लेते हैं भाई। ये कह रहा है -1, ये 3 -3/2, -3/2 सॉरी इधर आया होगा। तो आपका केस है -3/2 से -1। सॉल्यूशन आ रहा है -∞ से -1, 3 से इंफिनिटी। तो कॉमन वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी -3/2 से 1। अच्छा, केस मतलब होता है और, या तो x इधर होगा या x इधर होगा। और मतलब होता है यूनियन। तो योर सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज x बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3। ठीक है, ये आपका हो गया इन इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। नाउ ओवरऑल फाइनल आंसर हो जाएगा डोमेन और इन इक्वेशन का इंटरसेक्शन। तो नाउ योर S फाइनल विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, which implies x belongs to। अब बच्चों इसमें और इसमें कॉमन देखना है। तो आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू -3/2 से -1 दोनों में कॉमन आ जाएगी, यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 3, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो, मतलब चलो मैं नंबर लाइन बना के कर देता हूँ तो ज्यादा ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स यू कैन, मतलब कॉमन लेने के लिए आप नंबर लाइन बनाना चाहें तो वैसे भी कर लीजिए। डोमेन कंडीशन क्या आई थी हमारे पास? -3/2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। तो यहाँ -3/2 से 0, ये तो आई थी डोमेन। सोल्यूशन ए। सोल्यूशन भी आया है -3/2 से -1, फिर -1 से लेके 3, यहां से लेके 3। कॉमन वैल्यू आप देख सकते हो कौन सी है, -3/2 से -1, फिर -1 से 0, 0 से 3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिस्टमैटिक चलोगे तो गलती नहीं होगी आपसे। और अगर आपने होमवर्क पूरा करा होगा अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केस के अंदर जो चीज आती है, अगर आप इस केस के अंदर आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है। ये मॉड में भी अगर होमवर्क करा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। है ना। और इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों का भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं। केस मतलब होता है और, तो यहाँ पे और मतलब यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी तो ठीक है, बेस, बस बेस के ऊपर ध्यान रखना है आपको, डोमेन पे और बेस पे। लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। चलो फोर्थ क्वेश्चन करके देखो।
अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आप देखो लॉग के अंदर क्या क्या है, डोमेन कंडीशन लिखते हैं पहले तो। एक तो बच्चों ये 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये लॉग के साथ है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके अलावा ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एंड log ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये पूरी चीज में तो बच्चों लॉग के साथ है, ये भी लॉग के अंदर है, तो ये क्वांटिटी जो है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसको यदि आप चेक करें तो इसका मतलब हुआ कि log 2x minus 1 upon x plus 3 should be greater than log 1 base 2. So which implies 2x minus 1 upon x plus 3, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो आप log सीधे हटा सकते हो, ग्रेटर देन 1। तो डोमेन कंडीशन में बच्चों दो चीजें आती है, एक तो आता है 2x minus 1 upon x plus 3 ग्रेटर देन 0, और एक आता है 2x minus 1 upon x plus 3 ग्रेटर देन 1, और बीच में एंड लगा हुआ है, मतलब आपको इसका और इसका कॉमन वैल्यू चाहिए। लॉजिकली सर सोच के देखो। हाँ सर इसमें x प्लस 4/2 ग्रेटर देन 0 भी तो आएगा ना? नहीं, वो तो बेटा बाद में बनाते हैं ना, बेस वाली कंडीशन तो हम इस समय पे बनाते हैं, इन इक्वेशन सॉल्व करते समय दो केस जब आप बनाओगे तब बनाएंगे उसको। तो बेस वाली कंडीशन डोमेन के समय पे मत लिखो, वो बाद में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हाँ बोलो आपने log 1 to the base 2 कैसे लिया? बेटा, log 1 to the base 2 0 होता है ना, 0 को लिख सकते हो log 1 to the base 2, 0 की जगह लिख लो log 1 to the base 2, 0 को लिख दिया हमने log 1 to the base 2, दोनों तरफ log तो होगा तभी तो इनइक्वालिटी में से log हटाओगे दोनों तरफ। अच्छा, अब यहां से बच्चों आप ध्यान से देखो, ये कंडीशन पहले वाली कह रही है कि यार 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कह रहा है 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और मुझे दोनों की कॉमन वैल्यू चाहिए। तो आप देखो कॉमन वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू सॉल्व दिस। क्यों? अगर कोई क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो 0 से बड़ी तो होगी ही होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये पहले वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसीलिए हम सिर्फ पहले इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन ग्रेटर देन 0। और साइन स्कीम अगर चेक करोगे, वैसे तो मैं ओरली कर देता, चलो आपके लिए लिख देते हैं -3 4। ये बच्चों सर आ गए। यहीं पे अगर बेस की कंडीशन के साथ इसका है ना इंटरसेक्शन ले ले तो? बेटा फिर वो केस कैसे बनाओगे, केस बनाते समय तुम्हें फिर बेस वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, तो दो दो बार क्यों करना चाह रहे हो कॉमन चीजें? भाई केस केस जब आप लॉग हटाओगे यहाँ से, जब बेस वाली कंडीशन लगाओगे इन इक्वेशन सॉल्व करते समय, तो आपको फिर से कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना कि ये बेस, क्योंकि वरना ये हाँ वहां वैल्यू पे भी डिफाइन करना है। यहाँ भी डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो क्यों टाइम खराब करें कि ऊपर भी करें यहाँ भी करें, दो बार क्यों करूं, यहीं पे कर दूंगा मैं एक साथ बाद में। Okay. चलो तो अब बच्चों चलते हैं इन इक्वेशन के ऊपर। क्योंकि बेस वेरिएबल है तो आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे। केस वन, यदि x प्लस 4/2 1 से बड़ा हो। केस टू, x प्लस 4/2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, अब यहां से आपके पास आ जाएगा कि x की वैल्यू -2 से इंफिनिटी होनी चाहिए। यहां से आपके पास आ जाएगा कि x की वैल्यू, अब बच्चों देखो यहां से मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या, x प्लस 4, यहां से बच्चों आएगा x बिलोंग्स टू -4 से -2। भाई 2 को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गई सेकंड कंडीशन। यही कंडीशन अगर आप ऊपर जोड़ दोगे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन टाइम खराब होगा। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर बेस 1 से बड़ा है तो अब देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरफ लॉग बना के लिखता हूँ, लॉग x प्लस 4 टू द बेस 2 log 2x minus 1 upon x plus 3 to the base 2
is greater than, sorry, is less than 0. 0 की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं, instead of 0 you can write log 1 to the base x plus 4 upon 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो दोनों तरफ सेम बेस है और बेस 1 से बड़ा माना है आपने, तो आप log सीधे हटा दीजिए, बाहर वाला log हटेगा, तो ये बनेगा log of 2x minus 1 upon x plus 3 less than 1. Now this means वन की जगह आप लिख सकते हैं log 2 to the base 2। बेस अभी भी 1 से बड़ा है, तो फिर से आप log हटा दीजिए, लेस देन 2। यहां से आ जाएगा 2x minus 1 minus 2x minus 6 upon x plus 3 less than 0। 2 को लेफ्ट साइड पे ले आए और फ्रॉम हियर यू गेट -7 upon x plus 3 less than 0, which means x belongs to -3 to infinity। अब ये आपका केस था और इस केस में x की वैल्यू ये आ रही है, तो इस केस का रिजल्ट क्या लिखोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये बच्चों कह रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, है ना। ये आपका इस केस का आंसर आया। अब चलते हैं दूसरे केस पर। यदि x की वैल्यू -4 से -2 होगी, उस केस में ये जो इनइक्वेशन थी, है ना, ये जो इनइक्वालिटी थी, इसमें क्या करोगे आप, बाहर वाला लॉग हट जाएगा, बेस 1 से छोटा है, तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। आपने अज्यूम करा है कि बेस 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 होनी चाहिए। अब फिर से लॉग, सर ऑपोजिट हो जाएगा ना वो? अच्छा हाँ सॉरी, साइन चेंज हो जाएगा। हाँ बच्चों, यहाँ पे साइन रिवर्स कर देना है आपको ना, मैंने ध्यान दे रहा मुझे, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन। तो यहां से आपके पास आ गया 2x minus 1 upon x plus 3 greater than log of 2 to the base 2। अब यहां पे बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इधर लॉग तो बन जाएगा -7 upon x plus 3 ग्रेटर देन 0। 2 को इधर ले आओ, वही बेसिकली पिछली बार वाला ही बन गया ना, बस वो बीच का साइन रिवर्स करते जाना, यही सेम चीज बन रही है। और यहां से आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3। अब आपने अज्यूम करा था x की वैल्यू को ये, दिस वाज द वैल्यू ऑफ x, और आपके पास आ रहा है कि x इस इंटरवल में होना चाहिए। तो अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी होगी, -4 to -3। -4 to -3। तो इस तरह से आपके पास जो ये इनइक्वेशन थी, इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन आता है x बिलोंग्स टू, केस मतलब यूनियन, तो -4 से -3 यूनियन -2 से इंफिनिटी। ये आपका हो गया सॉल्यूशन नंबर बी। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूं। तो बच्चों आपके पास डोमेन कंडीशन में पहले मार्क कर लेता हूं। डोमेन कंडीशन थी आपके पास -∞ से -3,
4 से इंफिनिटी। दिस वाज द डोमेन कंडीशन। और सॉल्यूशन सेट आपके पास आया -4 से -3, यूनियन -2 से इंफिनिटी। नाउ दिस इज -2। तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ जाएगी? सॉल्यूशन फाइनल is equal to A intersection B. That implies x belongs to -4 से -3 union 4 से infinity. This will be the answer for this particular problem. ठीक है, तो ये बच्चों मतलब फंडा है कि बेस यदि वेरिएबल हो तो ध्यान रखना वो बेस पे डोमेन कंडीशन जो है ना वो शुरुआत में मत लगाना, वो इन इक्वेशन सॉल्व करते समय लगाना, उससे टाइम बच जाएगा आपका, कंफ्यूजन भी नहीं होता। बस लॉग में जो डोमेन कंडीशन लिखो उसमें ये चेक करते जाओ कि लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, जिस क्वांटिटी पे लॉग लगा है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उससे आपके पास सोल्यूशन ए आ जाएगा और इन इक्वेशन से सोल्यूशन बी आ जाएगा, उस कॉमन लेके फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्टली दिस इज फ्रॉम प्री आरएमओ का क्वेश्चन है शायद ये। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्री आरएमओ। प्री आरएमओ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से नॉन रूटीन होते हैं, मतलब अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको अगर आप देखो तो यार एक तो बेस वेरिएबल है और बेस भी सब जगह अलग अलग है, बेस भी सब जगह अलग अलग है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम यहाँ पे डोमेन कंडीशंस लिख लेते हैं। उससे पहले एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूं मैं। जस्ट रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द इनइक्वालिटी, आपको एक इनइक्वालिटी दी है, लेट m denotes the number of integer values of x satisfying the inequality, मतलब x की इंटीजर वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो, एंड सिग्मा डिनोट्स द सम ऑफ ऑल सच इंटीजर्स, जो इंटीजर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सब का सम सिग्मा है, और नंबर ऑफ इंटीजर्स जो है वो m है। आपको सिग्मा प्लस m की वैल्यू बतानी है, सिग्मा प्लस m की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं। प्रॉब्लम ध्यान रखना, प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉग हटा नहीं पाएंगे क्योंकि बेस अलग अलग है। क्वेश्चन में यहाँ दिक्कत है कि दोनों जगह बेस अलग अलग है, तो आप लॉग हटा नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम करते हैं डोमेन कंडीशन लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। नॉर्मल बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देंगे क्योंकि यार उनको समझ में नहीं आएगा बेस का क्या करूं, बेस तो अलग अलग है तो कैसे इसको हटाया जाए, तो दे विल लीव द क्वेश्चन एट दिस स्टेज। लेकिन ढंग का बच्चा जो होगा ना वो थोड़ा सा फाइट मारता है, उसको लगता है चलो डोमेन तो निकाले, क्या पता डोमेन से ही कुछ काम चल जाए हमारा। तो लेट्स यूज द कंडीशंस। 6x minus x square minus 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इनफैक्ट 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि ये लॉग के साथ है, ये ग्रेटर देन 0 ही हो सकती है। अगर ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 हो गई तो लॉग 0 डिफाइन नहीं होता, रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो इसलिए 6x minus x square minus 5 should be greater than 0, and x plus 1 should also be greater than 0 क्योंकि ये भी लॉग के साथ है, and x upon 6 should also be greater than 0 क्योंकि ये बेस है, and x minus 1 should also be greater than 0 क्योंकि ये भी बेस है, and x upon 6 should not be equal to 1, and x minus 1 should not be equal to 1, है ना। ये सारी डोमेन कंडीशन सर लिखी है। ये फुल डोमेन क्यों निकाला आपने? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, फुल डोमेन इसलिए निकाला क्योंकि आप इन इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगले स्टेप में करोगे क्या भाई, अगर आप केस कैसे बनाओगे कि x/6 1 से बड़ा हो, x minus 1 भी 1 से बड़ा हो, लेकिन फिर हटाओगे कैसे लॉग, क्योंकि बेस अलग अलग है ना। आप ये थोड़ी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर लॉग x लिखा है बेस 3 में और यहाँ पे लॉग x minus 1 लिखा है बेस 5 में, तो आप लॉग कैसे हटाओगे स्टेज पर, बेस Yes, तो sir. सेम होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लॉग में से मतलब यहाँ से आप लॉग हटा नहीं सकते क्वेश्चन से, यू कैनॉट रिमूव द लॉग इजीली, मतलब फिर बहुत सारे केसेस बना के हटाना पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के क्वेश्चन में वो डिजायरेबल अप्रोच नहीं होती ना, एग्जामिनर ने आपको वो सोच के क्वेश्चन दिया होगा। तो इसलिए हम ओवरऑल पूरी डोमेन निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं इससे क्या होता है। हो सकता है मुझे फिर बाद में केसेस, ये लॉग तो हटाना ही पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए आपको लॉग हटाना पड़ेगा। पहले डोमेन निकाल के देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद सोचते हैं आगे क्या करना है। तो अब हम पूरी डोमेन निकाल देते हैं। तो बच्चों अब देखो, पहले वाली इन इक्वेशन से आ जाएगा x² - 6x + 5 < 0,
x minus 1, x minus 5 less than 0, 1, 5, x belongs to 1 to 5, है ना। अब सेकेंड वाली पे चलो। अब ध्यान रखना क्वेश्चन इंटीजर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। आपको देखो कितना बड़ा एडवांटेज मिल गया कि यार 1 से 5 के बीच में ही x हो सकता है। मतलब मेरे पास गिनती के 3 इंटीजर ही बचे, 2, 3 एंड 4। जो भी सॉल्यूशन होगा वो 2, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द इंटीजर वैल्यूज। अच्छा, अब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। x अपॉन 6 ग्रेटर देन 0 मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी x should not be equal to 6, x should not be equal to 2। तो बच्चों अब अगर आप इन सब का इंटरसेक्शन लोगे, सबका फाइनल कॉमन वैल्यू लोगे, तो आपके पास डोमेन कंडीशन आती है कि दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to 5 एक्सेप्ट 2। तो यदि इस इनइक्वालिटी को कोई इंटीजर सेटिस्फाई कर सकता है, यदि इस इनइक्वालिटी को कोई इंटीजर सेटिस्फाई कर सकता है, तो ओनली इंटीजर्स दैट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर, for the only integers that can satisfy this inequation 3, 4 inequation are 3 and 4 only। और कोई इंटीजर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो ये दोनों करेंगे। अब वेरीफाई करके देख लो कि भाई 3 करता है या नहीं करता, 4 करता है या नहीं करता। अब वेरीफाई करते हैं। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे इनइक्वेशन बनती है log। बच्चों x को 3 रखेंगे तो ये बनेगा 18 माइनस 9 माइनस 5 यानी रूट के अंदर 4, रूट 4 मतलब 2, और x को अगर आपने 3 रखा तो ये बन गया 1/2 इज लेस देन log x की जगह आपने 3 रखा तो ये बन गया 2 और ये बन गया 4। therefore -1 is less than 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। therefore x equal to 3 is an integer solution। है ना, x equal to 3 एक इंटीजर सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर रहा है। इनफैक्ट आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद हो कि इफ द नंबर एंड बेस लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी, तो मुझे देख के पता था कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आने वाली है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव आने वाली, क्योंकि नंबर और बेस 1 के सेम साइड पर है। तो देख के पता चल रहा था कि दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होगा। इसी तरह से हम x को 4 रख के देख लेते हैं। वी पुट x इक्वल टू 4। x को 4 रखने पे बच्चों आपकी इनइक्वालिटी बनेगी log 4/6 यानी 2/3 इंटू रूट ऑफ, अब x को 4 डालोगे तो क्या बच जाएगा 24 माइनस 16 8, 8 माइनस 5 3। तो ये बच्चों बन गया log ऑफ √3 टू द बेस 2/3। नाउ क्लियरली दिस वैल्यू इज द नेगेटिव वैल्यू। ये वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि बेस 1 से छोटा है और ये नंबर 1 से बड़ा है। तो log a टू द बेस b की वैल्यू नेगेटिव होती है इफ a एंड b आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ यूनिटी। लेस देन राइट साइड पे आता है log x की जगह आप रख रहे हैं 4, तो यहां पे बनेगा 3, ऊपर बनेगा 5, log 5 टू द बेस 3। इसका मतलब therefore the left hand side is negative, right hand side is positive, which implies x equal to 4 is an integer solution। ये भी एक integer solution है। दो इंटीजर हो सकते हैं तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां से अब आपके पास m की वैल्यू आ गई 2, नंबर ऑफ इंटीजर रूट्स 2, 3 एंड 4। सिग्मा की वैल्यू आ गई सम ऑफ इंटीजर रूट्स 3 + 4 7। so therefore the value of m plus sigma becomes 9, and that is the answer। It was a beautiful question, that's why I selected it as an illustration। मेन फंडा ये था कि कई बार क्या होता है डोमेन से ही आपको बहुत आराम मिल जाता है। डोमेन से ही वैल्यूज इतनी कम हो जाती है कि आप मैन्युअली वेरीफाई करके देख सकते हैं।
तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में डोमेन निकाल लिया करो। अगर बेस अलग अलग दिख रहे हैं तो हो सकता है डोमेन से ही आपका काम चल जाए, वेरिएबल बेस एंड डिफरेंट बेसिस, वेरिएबल भी हैं डिफरेंट भी हैं, तो फिर आपका डायरेक्ट काम चल जाता है बेस से। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये आपका लॉगरिथमिक इनइक्वेशन का पार्ट खत्म हो गया। एंड देयर इज अ स्मॉल असाइनमेंट, होमवर्क ऑफ 6 क्वेश्चंस व्हिच यू शुड सॉल्व। ये मैंने यहाँ पे दे दिए। एक चीज मैं और बता दूं फॉर्मेलिटी के लिए, हालांकि इसको मैं थोड़ा सा बच्चों नीचे स्लाइड कर देता हूँ, है ना, जस्ट शिफ्ट दिस डाउनवर्ड्स। चलिए, अब एक छोटी सी चीज और लिख लो। कंसेप्ट वही है जो हमने लॉग में पढ़ा था, इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन दिस इज हाउ, दिस इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। जैसे अब इसमें क्या क्या रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है वो मैं लिख देता हूँ। a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू द पावर y, अगर आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो सबसे पहला काम, सिनेरियो 1, बेस 1 से बड़ा हो जाए। यदि बेस 1 से बड़ा है तो आप सीधे क्लेम कर सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। जैसे लॉग में करते थे, लॉग का बेस 1 से बड़ा होता है तो आप सीधे लॉग हटा देते हो, ऐसे ही यदि बेस 1 से बड़ा होता है तो आप सीधे पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। सिनेरियो 2, बेस 0 से 1 हो तो बेस यदि 0 से 1 के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में पावर्स पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो जिस तरफ पावर छोटी है वो नंबर बड़ा होता है, जबकि यदि बेस 1 से बड़ा हो तो जिस तरफ पावर बड़ी होती है उस तरफ वाला नंबर बड़ा होता है ना। तो ये फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। सिनेरियो 3, if base is variable, then make 2 cases. कौन कौन से? a greater than 1, 0 लेस देन a लेस देन 1, है ना। तो ये बच्चों बेसिकली वही फंडा है जो आपने लॉगरिथम में किया था। कई लोग एक और अप्रोच करते हैं कि जब भी एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन देखते हैं तो वो एक काम और ये कर देते हैं कि यार दोनों तरफ लॉग ले लो। तो वो भी ठीक है, आप दोनों तरफ लॉग लेके भी काम चला सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें सिनेरियो 3 में एक जगह पे थोड़ा सा सावधान रहना कि a टू द पावर x, है ना, इज इक्वल टू a टू द पावर y। अगर इक्वेशन आ जाए, वेरिएबल बेस में इक्वेशन आ जाए a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो ध्यान रखना यहां से आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। इफ बेस इज पॉजिटिव देन x इज इक्वल टू y। इफ बेस इज 1 दैट इंप्लाइज x y बिलोंग टू रियल नंबर। यदि बच्चों बेस 1 हो जाए तो फिर x और y कुछ भी हो, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, 1 की पावर x और 1 की पावर y हमेशा इक्वल होगा। और तीसरा केस इसमें और बनता है कि इफ a इज इक्वल टू -1, यदि बेस -1 हो जाए तो इसका मतलब x y आर इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पे भी आपको 3 केस में ब्रेक करना पड़ेगा। सर और इसमें डोमेन वगैरह का तो कुछ नहीं है ना? नहीं, डोमेन का कोई लफड़ा नहीं है इसमें।
एक्सपोनेंशियल में डोमेन का कोई लफड़ा नहीं। तो मैंने एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन दे दिया आपको, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। दिस क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया हुआ है, तो ये एक्सपोनेंट का ही है। हालांकि वो बाद में लॉगरिथमिक इक्वेशन ही बनेगी, लेकिन एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये। तो बच्चों ये 6 क्वेश्चन है, इनको याद से कर लीजिएगा। एंड विद दिस वी आल्सो कंप्लीट आवर बेसिक मैथ्स, जो हमको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स जिनकी जरूरत पड़ती है। वी स्टार्टेड विद फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, द टेक्निक ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स वाली टेक्निक हमने देखी थी। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस देखे थे, एक्सपोनेंट्स को, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उनसे रिलेटेड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आप कैसे डील करते हैं। लॉगरिथम्स, उनकी प्रॉपर्टीज, एंटीलॉग, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटिसा कैसे यूज होता है। इक्वेशंस कंटेनिंग लॉगरिथम्स हमने देखा। फिर हमने अलग अलग तरह की इनइक्वेशन सीखी। रैशनल इनइक्वेशंस, सबसे फंडामेंटल रैशनल इनइक्वेशंस और डबल इनइक्वालिटी है। फिर हमने देखा इरेशनल इनइक्वेशंस में क्या करते हैं। फिर हमने देखा लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में क्या करेंगे, या एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस में क्या करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट एरियाज जो बेसिक मैथ से रिलेटेड होता है, जो हमने सीख लिया। रेशियो, रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में। तो ये सब बच्चों बेसिक चीजें हैं जो आप लोग की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन, जैसा मैं बता रहा हूँ, फैक्टराइजेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपोनेंट और डिविडेंडो, और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, मतलब बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को ग्रुप करना, फैक्टराइज करना, किन टर्म्स को कंबाइन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। ये जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हैं, ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो अब आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लो, एंड विल हैव अ टेस्ट ऑन बेसिक मैथ्स, फंडामेंटल ऑन मैथ्स का हम पहला टेस्ट आपका करेंगे। दैट विल बी ऑन सैटरडे। सैटरडे मतलब इस सैटरडे को नहीं, कमिंग सैटरडे, इसके बाद वाले सैटरडे को, मतलब अगस्त फर्स्ट वीक में जो आएगा। एंड द सिलेबस विल बी सेशन 1 to 10। सेशन 1 to 10 के ऊपर आपका टेस्ट होगा। मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल दीज सेशंस केयरफुली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, स्पीड तेज हो, और पेपर का जो पैटर्न होगा सर बच्चों वो जेई मेंस पर होगा। सर जैसे अभी सारे क्वेश्चन तो हो गए, अब वापस जब टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे तो कैसे करना है? देख, रिवीजन मतलब होता है रिवीजन। रिवीजन में वर्ड आता है आर ई, तो आर ई मतलब दोबारा ही करना है, जो करा हुआ उसको दोबारा करिए। भाई देखो, ऐसा रिवीजन मतलब ये नहीं कि नई चीज करनी है। रिवीजन मतलब, क्योंकि आपको रनिंग होमवर्क भी तो मिलेगा, अगला चैप्टर शुरू होगा, उसका भी तो काम करना है आपको। तो आप तो बस ये प्लान कर लो कि टेस्ट के लिए हम डेली 1 घंटा निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा, और उसमें हम पुरानी चीजें करेंगे। जैसे 1 घंटे में हमने सेशन 1 और 2 का रिवीजन कर लिया, कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मुझसे उस समय नहीं हुआ था, ये एग्जाम्पल अच्छा है, इसको देख लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन में से 3 लिख के कर लेते हैं, 6-7 के सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो उस तरह से जो करी हुई चीज है उसी को करना है। अभी पहले आप करी हुई चीजों को बार बार करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इनको इतना रिवाइज कर लो कि क्वेश्चन देखते ही पता हो, अच्छा यार इस तरह का क्वेश्चन तो हमने पहले करा हुआ है। अभी वो चीज आनी जरूरी है पहले। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, 90% क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और 90% पे आपकी जेई 1 आ जाती है। एडवांस में अगर हम देखें ना, तो 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स में जिसमें दिमाग लगता है। 90% क्वेश्चन तो वही होते हैं कि आपको लगता है ये मैंने देखा हुआ था, मुझसे हो नहीं रहा, घर पे हो गया, वहां पे नहीं हुआ। ये जो चीज है ना, ये अवॉइड होनी चाहिए पहले। तो रिवीजन मतलब अभी आपको इस टेस्ट के लिए कुछ एडिशनल चीजें करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मुझसे आप पूछो तो मैं तो सिर्फ ये करूंगा कि एवरी डे आई विल डिवोट 1 hour till the test date, and I'll revise everything that has been done before, all the homework, all the class notes। अगर वीडियोस की जरूरत है तो आप वीडियोस का रेफरेंस ले लीजिए फिर से, लेकिन आपको क्वेश्चंस यही सब करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अब, वो है डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि जैसे अब हम क्वाड्रेटिक भी शुरू करें या कुछ भी करें, तो डिटर्मिनेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। और डिटर्मिनेंट्स में हर साल एक फोकट का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर मुफ्त के मिलते हैं आपको मेंस में। तो इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा मैथ्स में, दैट वुड बी डिटर्मिनेंट्स। इट विल टेक अराउंड 6 सेशंस, 5 to 6 सेशंस। एडवांस लेवल तक की तैयारी करेंगे तो 5 से 6 सेशंस में हो जाएगा। अब आपको फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के बाद मॉड्यूल्स भी अलॉट होने शुरू हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट्स वगैरह ये सब मॉड्यूल में होंगी चीजें। मॉड्यूल में आपके पास थ्योरी होंगी, सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस होंगे, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस होंगी। तो अब मॉड्यूल्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के बाद से। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिटर्मिनेंट्स, जो आपकी क्लास 12th में था, और हम एडवांस लेवल तक ही तैयार करेंगे।
और टेस्ट के लिए बच्चों मेक श्योर कि अब आप थोड़ा सा इस पर काम करना शुरू कर दो। अगर आपको लगे कि टेस्ट के पहले 1-2 बार रिवीजन कर लिया है मैंने, तो भाई अच्छे से सब कुछ देख लिया वापस से, 1 बार 2 बार हो गए, तो आपके पास यदि किसी कोई पुरानी कोचिंग का मटेरियल पड़ा हो या किसी कोचिंग का मटेरियल आपके पास हो और आप करना चाहते हो, कोई बुक करना चाहते हैं, तो फ्रॉम माई साइड यू आर फ्री टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप डाउट्स पूछ लो, आराम से ग्रुप पे डाल दो। आपका कोई दोस्त बता दे तो अच्छी बात, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा बाद में। ठीक है, तो अगर पहले ये दो चीज, ये इस काम को 1-2 बार अच्छे से रट लो, अभी तक जो करा इसको घोट लो अच्छे से, करी हुई चीजों को बार बार देखो। उसके बाद भी अगर टाइम बचता है, आपको लगता है नहीं सर अभी भी टाइम है, ये काम तो मेरा 3 घंटे में हो गया, 3 दिन में खत्म हो गया, अब क्या करूं, तो फिर उसके बाद आप चाहें तो कोई भी एक टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए। अगर आप मैथ्स में मुझसे पूछेंगे कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी किताब बता रहा हूँ, इन केस यू वांट टू रेफर। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको टाइम है तो ना, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप एक ये बुक देख लीजिएगा, ए दास गुप्ता की एक किताब आती है एमसीक्यू। मैं ये किताब इसलिए रिकमेंड करता हूँ, उसके 2 कारण है। पहला कारण ये कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, 30, 40, 50, 60 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चैप्टर्स में ज्यादा है लेकिन जनरली 50 से 60 क्वेश्चंस ही होते हैं। वो क्वेश्चंस आप सारे के सारे कर सकते हैं। तो अगर कुछ एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए हो तो आप एमसीक्यू ए दास गुप्ता फॉलो कर लो। अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है तो फिर यू कैन फॉलो दिस घनश्याम तेवानी की बुक आती है ना, दैट इज सेंगेज की, सेंगेज पब्लिशर की आती है ना बुक, वो आप ले सकते हैं। अब वैसे मेरे हिसाब से तो कोई बुक की जरूरत नहीं है, फिर भी करना चाहो तो आई कीप दिस एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हैं जो आप कर सकते हैं। सेंगेज में क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब एक एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन, उतना टाइम ही नहीं होगा, सारे क्वेश्चन करोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसमें क्या होगा, आसान आसान हो जाएंगे, बाद वाले छोड़ने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसी किताब फॉलो करनी चाहिए जो आप पूरी कर सकें। तो पहले यहाँ का काम पूरा कर लो, उसके बाद आपकी चॉइस है। वैसे आई विल नॉट रिकमेंड एनी बुक फ्रॉम माई साइड, आप सिर्फ यहाँ का मटेरियल करो, उसको बार बार करो, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, डिटरमिनेंट्स। थैंक यू सर।